स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक सीईसी की बैठक बुलाई गई कांग्रेस के द्वारा। इसे आपात बैठक बिल्कुल मत समझिएगा, लेकिन एक तरह से आपात बैठक भी है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। जब दूसरे चरण के लिए मरुधरा की 13 सीटें मतदान कर रही थीं, उस वक्त नामांकन प्रक्रिया खुल चुकी थी अमेठी और रायबरेली के लिए, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अमेठी और रायबरेली का पेच सुलझाया नहीं था। पहेली सामने थी, लेकिन शायद जवाब पहले ही खोज लिया गया था। अब सीईसी बुलाई गई है और हो सकता है औपचारिक तौर पर नामों का ऐलान कर भी दिया जाए। माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी को अमेठी से उतारा जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वायनाड में मतदान खत्म होने का इंतजार कर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती थी, और रायबरेली से जैसे ही सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह पकड़ी, माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जाएगा। लेकिन एक दिलचस्प पेच उस वक्त सामने आया जब अमेठी और रायबरेली की तरफ से यह सुझाव गया कि क्यों ना प्रत्याशियों को बदल दिया जाए। कहने का मतलब यह कि क्यों ना प्रियंका को अमेठी में शिफ्ट किया जाए और राहुल को, चूंकि स्मृति में कुछ यादें होंगी उनके, ऐसे में उन्हें रायबरेली शिफ्ट किया जाए। लेकिन फिर माना गया कि नहीं, अमेठी मतलब राहुल गांधी। ऐसे में आप 99.9% ये मान लीजिए कि अमेठी से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है और साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन महाभारत 2024 के ऐसे दिलचस्प मोड़ पर जब दो चरण खत्म हो चुके हैं, जो गढ़ था आपका, जो किला था आपका, आप उसे लेकर कॉन्फिडेंट नजर क्यों नहीं आए, कई सारे सवालों को खड़ा करता है। इसी पर डिस्कशन करेंगे। बीजेपी की ओर से अपूर्वा सिंह जी मेरे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस की ओर से और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम जी, आपसे शुरुआत करता हूं मैं। दोनों या एक ही, आप क्या देख रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, तय तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करना है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। उनको टिकट कौन देगा? वो तो टिकट देने वाले में से है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, स्मृति ईरानी को मैं सुन रहा था कि वो ढूंढ रही थी कि मेरे खिलाफ कौन चुनाव लड़ने आएगा। तो कह रही कि देखिए, अगर मेरे चुनाव लड़ने से पहले राम जी के दर्शन भी करने जाएंगे दोनों के दोनों। हाँ। तो देखिएगा, निश्चित तौर पर रायबरेली में तो अभी बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि किसको खड़ा किया जाए। इसलिए बीजेपी के भी ये नहीं है क्लियर। देखिए, स्मृति ईरानी तो चुनाव लड़ेगी अमेठी से, लेकिन रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा बीजेपी को भी पता नहीं है, जब तक कि डिक्लेयर नहीं हो जाए। अगर प्रियंका गांधी, क्योंकि देखिए हमारी सोनिया गांधी क्योंकि आजकल राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हैं, क्योंकि हमारा भी अधिकार है आजकल सोनिया गांधी के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ से निर्वाचित हुई है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा कि हमारे यहाँ से निर्वाचित होने के बाद वो सीट अब खाली है। अब ये बात भी सही कि 5 बार सांसद रही है। 5 बार सांसद रहने के बाद उनकी बेटी चुनाव संभालती थी, बीमार हो गई थी, चुनाव संभालने का काम किया है। तो वो दिखेगा कि लेकिन जीजा जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अभी कुछ राजकुमार जी तय नहीं है उनका भी। वो भी कई बार अलग अलग जगह पर कहते रहते हैं मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, मुझे भी कहीं से चुनाव डिक्लेयर करा दो, लेकिन उनके लिए अभी स्थान नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मेन धारा के लोग बैठे हैं वायनाड का मतदान होने के बाद। क्योंकि देखिए, अगर डिक्लेयर कर देते राहुल गांधी के मैं अमेठी से भी चुनाव लड़ूंगा, तो वायनाड का चुनाव प्रभावित हो जाता। इसलिए मतदान, लेकिन अगर वो अमेठी से खड़े भी हो जाते हैं तो फिर अमेठी में क्या मैसेज जाएगा, आप ये भी तो सोचिए। देखिए, अमेठी में तो पहले भी मैसेज गया ही था ना। देखिए, 2 जगह से पहले भी चुनाव लड़े थे। तो देखिए, जिस तरह की स्थितियां हो सकती, देखिए क्या कारण, देखिए यूपी में माहौल बनाने के लिए 7 मई को पहला तीसरे चरण में यूपी में चुनाव होना है कुछ जगह पर। तो देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां, माहौल बनाने के लिए कांग्रेस का माहौल, क्योंकि कांग्रेस 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है यूपी में, बाकी में तो सपा लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में, या गठबंधन जो लड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में राजकुमार जी 2 तो ये हो गए, 15 कौन होंगे पता नहीं। लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से माहौल बनाने के लिए, देखिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी राम जी दोनों के हो सकते हैं। वो कहेंगे हमारे भी राम जी, लेकिन राम जी तो सबके हो सकते हैं। अब कौन कितना महत्व उसको देकर के वोट बटोरने का काम करता है, वो अलग बात है। ठीक है। बार बार बात हो रही है जिस प्रकार से, तो अब देखिए डिक्लेरेशन तो हो जाएगा। अगर ये चाहेंगे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी को कौन मना करेगा कि तुम अमेठी से चुनाव में लड़ो? नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। श्याम जी, आपको याद होगा आपके साथ और एक बार मनीष गोधा जी के साथ हम इस डिबेट में थे जिस समय सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह पकड़ी थी और अनाउंसमेंट हुआ था। मैंने उस दिन ही कहा था कि हो सकता है ये सीट प्रियंका गांधी के लिए खाली की गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन पहले ही ले लिया गया था और स्ट्रेटेजिकली वायनाड में चुनाव संपन्न होने का इंतजार कांग्रेस द्वारा किया गया। मैं राजकुमार जी आपको अब डिबेट में शामिल कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मतलब कैसा लगता होगा ना कि जब किसी का घर उजड़ रहा हो तो वो अपने हाथों से ईंटें हटा रहा हो
और अगर उसका घर उजड़ नहीं रहा है, बन रहा है, तो वो अपने हाथों से ईंटें लगा रहा हूं। लेकिन आप अमेठी और रायबरेली जैसे अपने घर के लिए इन दोनों ही स्थितियों में से नजर नहीं आ रहे। राजकुमार जी, राजकुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पहले नहीं मिल रही थी, अब दोबारा जी मिलने जी, लगी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अजीब सी स्थिति होती है अगर किसी का घर उजड़ रहा हो और उसे अपने हाथों से एक एक ईंट हटानी पड़े, और किसी का घर बन रहा हो वो अपने हाथों से एक एक ईंट लगाए, कितनी खुशी की बात होती है। लेकिन अमेठी और रायबरेली आपके लिए ये आपकी दोनों ही आवाज कंडीशन कट-कट के क्रिएट आ नहीं रही है, करती। स्वप्निल जी। जी राजकुमार जी, अच्छा, शायद कोई मेरी आवाज तकनीकी, साफ आ रही है आपको? हाँ मुझे आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूं। मैं बोल लूं अब? हाँ बोलिए। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी ने लंबा देश में शासन किया है। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है। सारे उतार चढ़ाव, अच्छे दिन बुरे दिन सब देखे हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी रही है, सत्ता से बाहर भी रही है, और पिछले जो 10 साल हैं, विशेष जो हमारे हिंदुस्तान के 10 साल है, वो भी देखे हैं। उन 10 सालों में जो अच्छे दिन आए हैं वो भी देखे हैं, और आने वाला जो समय होगा 2024 का, 2024 के बाद का जो समय होगा, वो भी कांग्रेस पार्टी आराम से अमेठी अपना रायबरेली समय पे तो देखेगी। आइए। समय बलवान होता है, समय ईश्वर के हाथ में होता है। अमेठी और जहां तक रायबरेली आप पर तो सोनिया गांधी जी आइए। की बात आप कर रहे हैं, प्रत्याशी तक घोषित प्रियंका जी करने की बात कर स्थिति रहे में हैं, नहीं थे राहुल इतने जी की लंबे बात समय कर रहे तक। हैं, अमेठी की बात कर रहे हैं, बरेली की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात कर रहे हैं। स्वप्निल जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जहां उतर से रहे हैं खड़गे क्या? साहब देंगे, वहां से राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे, और वहीं से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। जहां तक अमेठी का सवाल है, रायबरेली का सवाल है, हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होगी, सीईसी की जिसको बैठक बोलते हैं, उसमें निर्णय होगा। अरे उसमें सीईसी निर्णय कौन होगा तो होती है आप भैया, सबको अवगत डिसीजन करा लेने दिया वाली? जाएगा कि अमेठी से अमुक इंसान नहीं, चुनाव मैं लड़ेगा, और मैं अपने रायबरेली पीसीआर से एक बार अमुक कहूंगा कि इंसान। एक बार इनको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करवाइए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो पाए। मैं उनके जवाब तो सुन रहा हूं, लेकिन वो मेरे सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार उन्हें लॉग आउट कर दोबारा इस डिबेट में शामिल करवाइए। अपूर्वा जी, तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं। अपूर्वा जी, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, और कई लोगों को इस बात की स्मृति होगी अमेठी में और अमेठी में लड़ने वालों को, कि वो स्मृति किसी के लिए बुरी रही, किसी के लिए अच्छी रही, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर हारा हुआ व्यक्ति दोबारा जंग के लिए लौटता है तो उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा एग्रेसिव होकर लौटता है। अपूर्वा जी, आप म्यूट पर हैं। करते देखिए स्वप्निल जी, बात की शुरुआत मैं यहाँ से क्या करना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी को वायनाड के अंदर जब मतदान हो गया, उसके बाद में इस बैठक को करने को आप एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हो सकती है, मगर ये भी तो हो सकता है कि फिर से उस राजकुमार की लॉन्चिंग करने की तैयारी हो और ये पता चल गया हो कि वायनाड का चुनाव जो है वो हारने वाले हैं। आप सोचिए, सीपीआई के जो अन्नी राजा वहां पे खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से एक मुझे लगता है कॉर्नर्ड एक फाइट हो गई है, वो वहां त्रिकोणीय समीकरण बना है, जिसके अंदर हमारे बीजेपी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, अन्नी राजा सीपीआई के हैं। आप देखिए, वो इंडिया अलायंस के सीपीआई जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक है। उस घटक का होने के बावजूद वायनाड के अंदर ये लोग सीट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए, वो भी उस सीट के लिए जहां से इनके कांग्रेस के सो कॉल्ड राजकुमार लड़ने जा रहे थे। ठीक है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप पहले तो इसको देख लीजिए। दूसरा, फिर आप ये विषय देखिए कि जब उनको वहां पता चल गया कि अब वायनाड के लोगों ने उनको अब ठुकरा दिया है, एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, तो आप फिर से जो कांग्रेस अपनी 2-3 जिसको परिवारवाद के नाम पर, या जिसको कहते हैं ना कि उस उधर के क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार मानने की हैसियत से ये जिन क्षेत्रों में जाते हैं, उसके ऊपर आज इन लोगों की बैठक होने लगी और अब ये इस चीज को डिसाइड करने लगे। मगर देखिए, ये जनता है, ये तो नहीं है। अपूर्वा जी, आप केवल सत्ता में बीजेपी कभी अमेठी से बीजेपी छाछ फूंक कर क्यों पी रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। कभी जवान आ जाएंगे, कभी बेटे आ जाएंगे, कभी बेटी आ जाएगी। अपूर्वा जी, दो सेकंड अपूर्वा जी, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए मान लिया कि अमेठी में आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन रायबरेली में आप छाछ फूंक कर क्यों पी रहे हैं? हम कोई छाछ फूंक कर नहीं पी रहे, हमारे पास में एम्पल टाइम है। हम देखिए,
उस सीट के ऊपर तो सोचने का विषय ही नहीं है, जहां से जिस परिवार ने जिस सीट से 65 साल का राज किया हो, उस सीट को वो महिला छोड़ करके और राजस्थान की राज्यसभा से नामांकन दर्ज जिसने करवा लिया हो। तो मैं तो कहती हूँ रायबरेली तो हमारी श्योर शॉट विन सीट है। नहीं पर हम ये किसी को भी खड़ा कर दें, वो रायबरेली से नहीं, जीतेगा। दो सेकंड। अपूर्वा जी, आप भी जानती हैं कि अभी आप लोगों ने भी अपने कुछ कद्दावर चेहरों को राज्यसभा भेजा है, जिनको कायदे से तो लोकसभा का रण का सामना करना चाहिए था, क्योंकि वो पिछली बार तो वो लोकसभा का रण ही सामना करके आए थे। तो यही लॉजिक उन पर क्यों नहीं फिट बैठेगा? स्वप्निल जी, मगर जो रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी जी की स्थिति थी, वो स्थिति हमारे किसी भी नेता की नहीं। तो वो राज्यसभा क्यों गए? 65 साल तक किसी एक परिवार का वर्चस्व किसी सीट वो चेहरे आपके लिए 400 पार में मदद करते हैं ना, करके पलायन कर जाए राज्यसभा के लिए, तो मुझे लगता है ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि फिर तो वो चेहरे आपको 400 पार के लक्ष्य के लिए मदद करते, फिर उन चेहरों को लोकसभा के रण में क्यों नहीं उतारा गया? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, आप रायबरेली में अपना प्रत्याशी का ऐलान कर देते ना, आपको क्या डर? सोनिया उतरे, प्रियंका उतरे, राहुल उतरे। स्वप्निल जी, हाँ। इसका जवाब मैं आपको दूसरे तरीके से देना चाहती हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो रही है वो हमेशा संगठन सर्वोपरि रही है। हमारी पार्टी के अंदर जो संगठन का मुखिया होता है, उसको संगठन के भी इतने अनेकों अनेक काम होते हैं, जिसको अगर वो बहुत तत्परता से और बहुत अच्छे तरीके से करे, क्योंकि हमारे लिए सत्ता आना जाना, सत्ता को लेना एक पार्ट हो सकता है, मगर हमारे लिए जो परमानेंट है वो हमारा संगठन है। तो जो हमारे संगठन के शीर्षस्थ नेता हैं, अगर वो राज्यसभा से जाते हैं तो वो अपने संगठन को ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। पर सोनिया गांधी जी के साथ ये इशू कभी नहीं था। ठीक है। कांग्रेस के अंदर संगठन नाम की कोई चीज है ही नहीं, संगठन नाम का तत्व है ही नहीं। और उसके बाद में भी रायबरेली जैसी सीट को छोड़ के सोनिया गांधी जी का जाना, मुझे लगता है ये उन लोगों के साथ में भी धोखा है जिन लोगों ने इतने वर्षों तक इस गांधी परिवार के ऊपर। मैं एक बार फिर राजकुमार जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, मिल रही है। राजकुमार जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरने वाली हैं? चर्चाएं इतने समय से, एक बार भी आप लोगों ने खंडन नहीं किया है। देखिए स्वप्न जी, इस बात का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब करेंगे कि अमेठी से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, रायबरेली से कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। राहुल जी चुनाव अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका जी लड़ेंगी या कोई और अन्य व्यक्ति लड़ेगा। आए 1-2 दिन में आपके सामने सूची आ जाएगी। आप नहीं, लेकिन राजकुमार जी, सोचने की बात नहीं है कि जो आपका घर था, जो आपका किला था, उसके लिए आपको इतना लंबा रुकना पड़े। मतलब एक समय कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी, अमेठी और रायबरेली तो पहला दूसरा नाम होता था, ये तो फाइनल है भाई। यहां नामांकन चालू हो गए और आप अब तक डिसाइड नहीं कर पाए, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। स्वप्निल जी, एक सवाल मैं और करना चाहूंगी आपके माध्यम से। कॉन्फिडेंस तो अभी भी है सवाल। राजकुमार जी, कुछ अपूर्वा जी भी पूछना चाह रही हैं के लिए, क्या हम पहले नाम घोषित करें? नहीं नहीं राजकुमार भाई, लेकिन हाँ, अपूर्वा जी भी कुछ पूछना चाह रही है, मैं उनका सवाल ले लूं, फिर मैं श्याम जी के पास जाऊंगा। बहुत साधारण सा सवाल है, मुझे लगता है अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए। वो ये है कि क्या अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता का कभी नंबर आएगा, या हमेशा गांधी परिवार का ही वहां पे वंशवाद चलता रहेगा? क्या वहां पे जो कार्यकर्ता मंडल लेवल पर, जिला स्तर पर कभी एक्टिव रहा है, क्या वो कभी ये सपना देख पाएगा? मुझे ऐसा लगता है अपूर्वा जी, हालांकि राजकुमार जी से जवाब ले लेंगे हम। नहीं राजकुमार जी, वाराणसी में कभी ऐसा, वाराणसी में कभी वंशवाद नहीं चला। आपने तो एक वंश ने कब्जा कर रखा है, एक परिवार ने कब्जा कर रखा है। गांधीनगर के लोग देंगे। नहीं, ठीक है, राहुल कसवा भी उसी का एक हिस्सा थे जब तक वो आपके यहाँ थे अपूर्वा जी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इस बार के वोटिंग परसेंटेज ने हो सकता है परिवारवाद को और हो सकता है व्यक्तिवाद को भी नकारा, इसीलिए इतना कम है मामला। लेकिन ठीक है, मेरा तो एक बहुत सरल और सहज सा सवाल है कि वहाँ के क्या कार्यकर्ता का कभी नंबर आएगा? राजकुमार जी, सवाल यह है कि या वहाँ का कार्यकर्ता कभी पूछता होगा मेरा क्या वापस परिवार क्या जवाब देता होगा, बस वो बता दें। ठीक है राजकुमार जी, दुष्यंत सिंह जी देंगे प्रॉपर्ली। हाँ ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए, प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के होते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 1 तारीख और 3 तारीख को राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम स्केड्यूल्ड नहीं है। तो 1 तारीख और 3, अब इतने कोइंसिडेंसेस एक साथ नहीं होते हैं ना कि नामांकन की जो आखिरी 3 दिन बचे हों, उसी में वो 2 दिन खाली भी हैं, इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ नहीं होते। तो स्क्रिप्ट तो पहले लिखी जा चुकी थी, ये मैं मानकर चल रहा हूं। और इसी दरमियान रामलला के दर्शनों के लिए जाना, क्या कांग्रेस एग्रेसिव होने की कोशिश कर रही है या गलती कर रही है, क्योंकि इस रास्ते पर वो कई बार मुंह की खा चुकी है? नहीं, देखिएगा, नामांकन तो अधिकांश बड़े नेता लास्ट में भरते हैं। और निश्चित तौर पर अभी अपूर्वा जी को सुन रहा था कि वो कह रहे थे परिवारवाद। देखिए, ये गांधी के बिना कांग्रेस अधूरी है, तो आप मान के चलिएगा, इनके गांधी
परिवार के बिना तो ये क्या कर सकते हैं। सही बात है, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ भी तो केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिना अब भाजपा अधूरी लगती है, क्योंकि बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही निर्णय करते हैं। कई बार हमारे यहाँ तो जेपी नड्डा दिखे ही नहीं, केवल 2 जगह दिखे थे, हनुमानगढ़ या गंगानगर, बाकी जगह कहीं दिखे नहीं। तो हनुमान पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादातर अक्सर कर आया करते थे, अमित शाह थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभावी ढंग से राजस्थान को देखा करते थे। इस बार क्यों नहीं देखा, ये तो अपूर्वा जी को पता ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार से अमेठी में राहुल गांधी क्योंकि चुनौती देने आना चाहते हैं, इसलिए आना, वायनाड से चुनाव हो जाने के बाद वायनाड चुनाव प्रभावित होता अगर राहुल गांधी कह देते कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो वायनाड की स्थिति निश्चित रूप से डगमगा सकती थी। अब क्योंकि वायनाड में नहीं, लेकिन अब अमेठी में स्थिति डगमगा सकती है। अमेठी वाले सोचेंगे कहीं वायनाड ही ना पकड़ कर रखें। ये तो रिस्क तो दोनों तरफ से है। देखिएगा कि देखिए, पिता के मरने के बाद अमेठी को संभाला है राहुल गांधी ने, और कोई तो आया नहीं इनके यहाँ से, तो इसलिए देखिएगा चुनौती देने आ सकता है राहुल गांधी, इसमें दिक्कत नहीं। जीत हार का फैसला तो जनता को करना है, देखिएगा, और किसी को करना ही नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ चुनौती तो होगी, क्योंकि वो चुनाव लड़ करके बाकी अपने गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास दोनों बहन भाई करना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी तो एक्चुअली यूपी में अमेठी और रायबरेली के अलावा कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के लिए। अमेठी भी पिछली बार नहीं बची, लेकिन इन 2 के अलावा है क्या कांग्रेस के पास यूपी में। लेकिन रामलला के लिए दर्शनों के लिए जाने की बात का भी सामने आना, ये क्या बताता है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को लेकर। मेरा सवाल ये भी था आपसे श्याम जी कि कांग्रेस एग्रेसिव होने की कोशिश कर रही है या फिर वही गलती कर रही है जो बार बार वो भुगत चुके हैं। नहीं, देखिए कि वो कहना चाहती थी कि किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी जिस तरह से करा था उसको उन्होंने बाइकाट किया, लेकिन खुद राम जी के मंदिर में जाने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत तो है नहीं। जाना चुनावों के दौरान ही पड़ रहा है, पर जाना चुनावों के दौरान ही पड़ रहा है। राजनीति तो सब करना चाहते हैं। देखिएगा, बीजेपी भी राम के नाम पर वोट ले रही है, तो फिर देखिएगा राहुल गांधी भी राम के नाम पर वोट लेने का अधिकार तो रखते हैं। अब कितने वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये जनता को फैसला करना है, कोई किसी पार्टी विशेष को नहीं करना। तो इसलिए देखिएगा क्या, अब राजकुमार जी की दुविधा ये थी कि ये कैसे बता सकते हैं कि राहुल गांधी कहां से लड़ेगा और प्रियंका गांधी, क्योंकि निर्णय तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करना है, पार्टी को नहीं करना है। पार्टी तो उनके पीछे है, इसलिए वो निर्णय कर लेंगे तो सब कुछ तय हो जाएगा। इसलिए निश्चित तौर पर रायबरेली में एक्चुअली इसको चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी तक अपूर्वा जी बता दें, ये भी तो पीछे ये भी तो तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिएगा अब अगर प्रियंका गांधी आती है तो कई बार कोई ना कोई तो ऐसा लीडर लाना पड़ेगा जो कि मुकाबले में खड़ा हो सके, क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ तो ये कर नहीं पाए थे, तब तक रही थी, वो जीतती रही थी। अब क्योंकि अब वो हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि बन गई। ठीक है, लेकिन एक सवाल है इधर, चूंकि रामलला पर हम आ ही गए हैं, मैं अपूर्वा जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कब किस मंदिर में जाता हूं ये बीजेपी को और कांग्रेस को नहीं पता, मैं जाता भी हूं कि नहीं ये बीजेपी और कांग्रेस को नहीं पता। क्या मेरे मंदिर जाने से आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रामलला के दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपके पास एक निष्कर्ष है, वैसा कोई निष्कर्ष किसी और के लिए भी निकलता है क्या? निष्कर्ष ये निकलता है स्वप्निल जी कि जिस दल को रामलला के मंदिर के उद्घाटन का सादर निमंत्रण दिया गया हो और उन्होंने उसको ठुकराया ही नहीं, नौटंकी करके ठुकराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ठुकराया और कहते हैं ये कौन होते हैं मैं बुलाने वाले, हमें जब जाना होगा हम तब दर्शन कर आएंगे। हाँ, तो जा रहे हैं। उसके बाद में महीनों बीत गए, जनवरी से फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, और अब जब अमेठी और रायबरेली से इन भाई बहनों को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है तब इनको रामलला याद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको हिंदुओं की भावनाओं के साथ नहीं, पर जा तो रहे ना। मेरा ये कहना है कि बीजेपी को क्या इस बात पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि जा रहे हैं? नहीं है, करे ईश्वर करे, राम जी इनको सद्बुद्धि दें, इनको सद्बुद्धि दें, मैं तो यही चाहती हूँ। मगर फिर भी ये है कि इन्होंने 4 महीने 3 महीने बेवकूफ बनाया। अपूर्वा जी, हर तरफ से थे उनके मंदिर। रामायण ने बहुत सी चीजें सिखाई। रामायण ने हमें ये भी सिखाया कि अगर कोई थक हार कर कहीं से लुटा पिटा सा राम जी के दरबार में पहुंचे तो राम जी मदद करते हैं। आप अगर मंदिर नहीं अपूर्वा जी 2 सेकंड, अपूर्वा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है, लेकिन अपूर्वा जी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, रामायण में बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे कि कोई लुटा पिटा सा हर तरफ से थक हार कर राम के दरबार में पहुंचता था तो राम जी मदद करते थे। आप समझ रहे हैं? तो जाना चाहिए, हमारे राम तो माफ कर देंगे इनको तो कि चलो मदद भी तो करेंगे, बात नहीं, मदद भी तो करेंगे, नहीं करेगी, नहीं मदद तो करेंगे, इनको माफ कर दे पर जनता माफ नहीं करेगी। अरे राम जी आशीर्वाद ही देंगे राम की प्रेरित। ठीक है, नहीं हो सकता है राम जी आशीर्वाद दे,
कितना भी दें, वो दूधो ना पूतो फलो ना कहे, लेकिन विजयी भव तो कह ही सकते हैं। आशीर्वाद जो है ना स्वप्निल जी, वो डायरेक्टली रिलेटेड है अच्छी नियत से। कांग्रेस के पास में ना नीति है ना नियत है, तो आशीर्वाद तो मुझे लगता है इनको किसी भी एंगल से नहीं मिलने वाला। राम जी देखेंगे और राम जी डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सही बात है अपूर्वा जी। मैं राजकुमार जी आपके पास, आप ही के अनुसार तय करेंगे क्या? आपके राम जी थोड़ी ना, राम जी तो किसी भी, आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि नहीं? देखिए राम जी ने आज तक सबको सद्बुद्धि दी है श्याम जी, जितना मैं समझ सकी हूँ और जितना मैंने रामायण का ज्ञान लिया है, तो सद्बुद्धि में कह रही हूँ संभाव से कांग्रेस को देंगे। और इस सद्बुद्धि के साथ अगर कांग्रेस जनता के साथ खड़े होने की नियत और नीति बना ले, नहीं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस दो सेकंड अपूर्वा जी, बाय दैट लॉजिक हो सकता है कांग्रेस को सद्बुद्धि आ गई हो, लेकिन ठीक है। राजकुमार जी मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों ने हमेशा कहा है कि आस्था आप लोगों का प्राइवेट मैटर है और उसे आप पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा आपका जब मन करेगा तब आप दर्शनों के लिए जाएंगे। अगर ये मन आपका मान लीजिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होता तब भी समझ में आता, या चुनावों के बाद होता तब भी समझ में आता, लेकिन नामांकन और प्रचार के पीरियड में ये इसे सियासी चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी को न जाने तकलीफ क्यों होती है, कांग्रेस पार्टी नाम का, राम जी का नाम लेती है, भारतीय जनता पार्टी की मिर्ची लगती है। भारतीय जनता पार्टी से पर्ची लेके थोड़ी जाएंगे मंदिर में, वो पर्ची तो राजस्थान में ही चलेगी आपकी, और जगह चलने वाली नहीं है। राम जी सबके हैं, ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं राम जी। राम जी से के दर्शन दो सेकंड राम जी के चरणों में जाने के लिए चुनाव के बाद जिन 4 या 5 नामों ने राजकुमार जी ये कहा था कि हम ससम्मान न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। नहीं, 2 मिनट राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, राजकुमार जी मेरी बात सुनिए। वो 4-5 चेहरे जिन्होंने ससम्मान शब्द का इस्तेमाल कर न्योते को अस्वीकार किया था, वो 4-5 चेहरे नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं। उन 4-5 चेहरों का तो कोई बचाव ही नहीं है। वो 4-5 चेहरे भी साथ जा रहे होते तब तो बचाव था। मैं कह रहा हूं स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता राम जी के मंदिर में जब इच्छा हो जाए, जब इच्छा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी इसको तकलीफ उनको नहीं है सर। एक सवाल तो है, जर्नलिस्टिक सवाल तो है कि चुनावों के दौरान जाएंगे तो इसको सियासी चश्मे से देखेंगे। महत्वपूर्ण होता है चुनाव, सब लोग अपने देवी देवताओं को ढोकते हैं। अगर चुनाव के दौरान हम सब लोग भी मंदिर जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मंदिर जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। बल्कि अच्छा एक बात बताइए राजकुमार जी, अच्छा लाइटर नोट पे पूछ रहा हूं मैं, मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो मांगते हैं ना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या मांगेंगे? राहुल जी प्रियंका जी क्या मांगेंगे वो तो वो बताएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है राहुल जी समझ आप भी गए वो क्या मांगेंगे। इस देश को सद्बुद्धि देना, देश की जो हमारे प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि देना, भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देना और देश की हमारी। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है श्याम जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैंने यूपी के लिए अच्छे 6-7 साल जर्नलिज्म की है और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर यूपी में खत्म है। अब जो बचा खुचा है उसी को बचाकर आगे बढ़ा जा सकता है और यही कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निश्चित तौर पे राम जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और प्रणाम करेंगे। 2 सेकंड श्याम जी से मेरा सवाल है। हाँ श्याम जी। जी नहीं, आवाज नहीं आ रही। मैंने ये कहा कि मैंने 6-7 साल यूपी के लिए जर्नलिज्म किया और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि कांग्रेस का संगठन लगभग वहां से खत्म हो चुका है। ले दे के उनके पास अमेठी रायबरेली बचा था, जिसमें से अमेठी जा चुका है, रायबरेली बचा है। अब अगर कांग्रेस को दोबारा देश में स्टैंड करना है तो उन्हें शुरुआत यूपी से करनी होगी। अब क्या इसे इस नजर से देखा जाए? स्वप्निल जी, क्योंकि 80 सीटें हैं यूपी की, हाँ। जो कि सबसे भारी है। प्रधानमंत्री को अगर गुजरात छोड़ करके यूपी आना पड़ा तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आना पड़ा, तो इसलिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। वैभव गहलोत भी देखिए राम जी के पूजन करके अपना नामांकन करने गए थे इस बार, तो परिवर्तन तो आया है। यूपी के छोड़ के राजस्थान वाले भी राम जी को मानने के। राजकुमार जी कुछ दिन पहले मुझे मिले थे हनुमान जयंती के दिन, कह रहे थे आज तो मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का, मैं घर जाके करूंगा। देखिए परिवर्तन का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन चाहे भले मंत्री कहीं भी बनाओ, कुछ भी हो, लेकिन आस्था के प्रति जिस तरह से आ रही है बातें सामने, निश्चित रूप से अच्छी बात है।
कि अगर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे तो इससे कुछ तो कुछ कमियां हैं शांति जो भाई दूर साहब, हो भारतीय सके। जनता पार्टी को तकलीफ होती है, नहीं नहीं, तकलीफ तो आपको देखिए, स्वप्निल जी को तो खुशी है। अरे मेरी बात तो सुनो। तकलीफ जैसे उनको मेरी बहुत बात- होती है। नहीं, आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर राजकुमार जी, जिस प्रकार जब से हम यूपी का आप लोगों को चुनाव- सद्बुद्धि यूपी देते का हैं और चुनाव बहुत आप देखिए महत्वपूर्ण है। इतनी 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 मित्रतापूर्ण हम लोग बातचीत हुई है, परिवर्तन के लिए ही इतनी हमारा मित्रतापूर्ण तो बातचीत विषय हुई है, कि सनातन तो लोग परिवर्तन- नहीं, 2 सेकंड अपूर्वा जी, इतनी मित्रतापूर्ण बातचीत हुई है, इस पूरी डिबेट में कोई चिल्ला चोट नहीं हुई, कोई चीख चिल्लाहट नहीं हुई। तो लास्ट में मैं भी थोड़ा सा पैर पसारते हुए, एक्स्ट्रा लेवरेज लेते हुए, आप लोगों से पहले ही क्षमा मांगते हुए एक बात कह देता हूं कि जब रामलला विराजमान होने वाले थे तब ये गाना बहुत चला था कि मेरे घर राम आए हैं। अगर राम जी सजीव हमारे सामने होते और राहुल गांधी दर्शनों के लिए पहुंच जाते तो हो सकता है राम जी ये कहते कि मेरे घर राहुल आए हैं, वो एक अलग गाना गा रहे होते। लेकिन ठीक है, ये सियासत है, सियासत ऐसी बातें और ऐसी तस्वीरें दिखाती बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।